सो बच्चों, आज के इस रिवीजन सीरीज के चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड डीएनए ब्लॉक। तो आज हम इन दोनों चैप्टर को मिला के 45 क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो हमें ये पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोजलेस लॉ पे बेस्ड है, और जो मोजलेस का प्रेडिक्शन था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, और उसका पीरियोडिक लॉ ही था, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, सिमिलर एलिमेंट्स विल बी रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर्स। सो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन द पीरियोडिक टेबल वेयर आर द नॉन मेटल्स लोकेटेड। अब देखो, अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और यहाँ पे डीएनएफ मिलता है। अब एस ब्लॉक, डीएनएफ जो जितने भी हैं ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। और जो पी ब्लॉक में इस इस डायगोनल के ऊपर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड बोलेंगे, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो राइट ही आएगा। तो राइट हैंड साइड में जो ऊपर का पोजीशन है यहाँ पे नॉन मेटल्स मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऑन द अपर राइट हैंड साइड, मतलब आंसर क्या बनेगा? डी। इस वाले रीजन में हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब यही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। अब जो आयनिक रेडियस है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, स्पेशली इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, और नहीं तो फिर पीरियड नंबर पे डिपेंड करता है। अब इन सारे एग्जांपल्स में देखो तो अपने पास क्या है? Li प्लस है, Na प्लस है, Be2 प्लस है, एंड Mg2 प्लस है। तो एक चीज तो पता है कि Be2 प्लस से ज्यादा कौन होगा? Mg2 प्लस, और Li प्लस से कौन ज्यादा होगा? Na प्लस। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर जो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ Na प्लस ग्रेटर देन Li प्लस, सही है। Mg2 प्लस ग्रेटर देन Be2 प्लस। अब इसमें ये ऑर्डर ही सही है। अब क्यों? देखो यहाँ पे एक चीज और देखना है हमें कि Na प्लस Li प्लस से ज्यादा है, और Li प्लस और Mg2 प्लस के केस में हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा कि जो Li प्लस होता है उसका साइज Mg2 प्लस से ज़्यादा होता है। अभी एज ए फैक्ट इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और ये फैक्ट आपको यूज भी आएगा डायगोनल रिलेशनशिप में, बिकॉज Li प्लस और Mg2 प्लस का चार्ज बाई साइज रेशियो कंपेरेबल होता है, ठीक है। तो Na प्लस Li प्लस से ज्यादा है, Mg2 प्लस Be2 प्लस से ज्यादा, और साथ में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि Li प्लस Mg2 प्लस से साइज में ज्यादा होता है, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयंस बिलो आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई एक्सेप्ट। अब देखो, ये जो तीनों है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसमें लिखा गया Na प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस ग्रेटर देन Al3 प्लस, तो ये बिल्कुल सही है। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो साइज जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घट जाता है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। तो ये वाला तो सही लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कौन गलत है? K प्लस लेस देन Cl माइनस लेस देन Ac2 माइनस, ये भी सही बात है, ठीक है। और जो जो इसको बोलते हैं सेलेनियम, और ये मिलता है ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम यहाँ मिलता है, और क्लोरीन यहाँ मिलता है, तो इसका तो पीरियड नंबर भी ज़्यादा है, इसलिए भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे ClBrI, तो ये हो गया ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? प्लस वाले को Na प्लस F माइनस O2 माइनस, ये सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो पॉजिटिव वालों का साइज जो होता है वो कम होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, मतलब यही आपका आंसर है। सो 4 का आंसर क्या हो गया? डी। अच्छा, मैंने सबका आंसर नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर है ए, और इसका आंसर हो गया डी, और इसका आंसर हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना है 5th नंबर क्वेश्चन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na वुड बी न्यूमेरिकली द सेम एज। अब देखो, आयोनाइजेशन में क्या होता है कि सोडियम के गैसियस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और यहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, अगर मैं इस रिवर्स प्रोसेस का देखूँ तो क्या लिख सकते हैं हमें? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा? Na।
अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो एनर्जी, जब किसी हम गैसियस एटम या आयन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रोसेस जो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, तो अपोजिट प्रोसेस के केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुआ है तो यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम है इज इक्वल टू मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+, ये बोल सकते हैं। किसी भी गैसियस कटायन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो उसके न्यूट्रल एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए न्यूमेरिकली बराबर होगा। तो क्वेश्चन था आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+। तो आंसर क्या बनेगा, ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, which element exhibit the successive ionization energy given in the table। अब बेसिकली देखो लॉजिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आगे मैंने और भी ऐड किए हैं कि जब कहीं पे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन हो तो उसमें हम डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं और जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखे वहां से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा यहाँ भी है बट ये 7,700 से 10,000 हुआ और ये 13,000 हुआ, यहाँ 3,000 डिफरेंस है, यहाँ भी 3,000 डिफरेंस है बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5,000 का डिफरेंस है। तो ये सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कब आया, दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीसरे में गैप आया। मैं बोल सकता हूँ इस एलिमेंट के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमें अब आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट है जिसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर क्या बनेगा, बी, बिकॉज इसके पास 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। नियॉन 3s2 होता है मैग्नीशियम, तो इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए आंसर क्या बनेगा, बी। आप वैल्यू को ऑब्जर्व करो, जहां पे गैप दिखे वहां पे कम वाले नंबर पे आप जाके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप पता कर लो, यही तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl-, Cl एंड Cl+r। अब देखो ये तीनों ही सेम एलिमेंट है और अगर आपके पास एलिमेंट सेम हो तो हमेशा याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी कटायंस का ज्यादा होता है न्यूट्रल एटम से और न्यूट्रल एटम का ज्यादा होता है अनायन से। बट इसके लिए एलिमेंट सेम रखना पड़ेगा बिकॉज कटायंस का जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है न्यूट्रल के जेड इफेक्टिव से, ठीक है, और ये ज्यादा होता है जेड इफेक्टिव किसका, अनायन के। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, Cl+ और सबसे लास्ट में कौन जाएगा, Cl-। तो देख लो यही है, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में नंबर होना चाहिए, सबसे ज्यादा वाला नंबर लास्ट में, सबसे कम वाला नंबर पहले होना चाहिए। तो देख लो यहाँ से ये नंबर घट गया, मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे भी ये घट गया, नहीं होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होगा, तो ये आंसर होगा। यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ लेकिन ये घट गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी। पॉजिटिव वालों का न्यूट्रल वालों से ज्यादा और न्यूट्रल वालों को नेगेटिव वालों से ज्यादा होगा। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब देखो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते, कौन से प्रोसेस में कौन सा एनर्जी लगेगा उसी से पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो ये लिखा हुआ है O से O-, तो O से O- बनने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी टर्म आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, और ये ऑक्सीजन के लिए एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये नेगेटिव होगा। दूसरा है O- से O2-, और यहाँ पे हमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आएगा टर्म वो आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, और किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ भी S- से S2- है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी एंडोथर्मिक होगा। और Li से Li+ अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमें एनर्जी खर्च करना होगा और उसका नाम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये भी एनर्जी आंसर नहीं है, तो अपना आंसर क्या बना, ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। आयोनाइजेशन एनर्जी और हायर ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X is 3.2 and that of Y is 2.2 then the percentage ionic character of XY। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा En होल स्क्वायर, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब x और y का डिफरेंस कितना है, 3.2 माइनस 2.1 हो गया, तो ये 16 हो गया, और ये 3.5 इंटू 1 स्क्वायर हो गया, मतलब 19.5 आएगा।
मतलब आंसर क्या बना, ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेटेड प्रॉपर्टीज। बेरियम, स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम ग्रुप 2 के एलिमेंट है। एटॉमिक रेडियस बिल्कुल सही है, क्यों, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ऐसे होता है ग्रुप 2 का एलिमेंट। उसके बाद लिखा फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये गलत हो गया। नाइट्रोजन का आयोनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, बिकॉज नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड मिलता है और ऑक्सीजन के केस में पार्शियली फील्ड मिलता है। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब बाकी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सही है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से एक्सेप्शनली हाई होता है, बिकॉज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन फ्लोरीन, वहाँ पे कुछ रिपल्सिव फोर्सेज आते हैं जिसके कारण फ्लोरीन का वैल्यू घट जाता है। बाकी डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होता है, इसलिए आयोडीन पीछे चला गया। तो इसने क्या पूछा, नॉट द करेक्ट ऑर्डर पूछा है इसने, ओके। तो ये सही था, ये गलत था, ठीक है। यहाँ लिखा है ऑक्सीजन ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेलियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, यही है ग्रुप नंबर 16, ठीक है। तो ये वाला भी सही लिखा हुआ है, तो गलत कौन निकला, बी, सो आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर से वही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ मैं वो लिख देता हूँ, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो कटायन का ज्यादा होता है न्यूट्रल एटम से, और न्यूट्रल एटम का ज्यादा होता है अनायन से। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो जेड इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए ऑर्डर क्या बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, O प्लस ग्रेटर देन O ग्रेटर देन O माइनस। तो कहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। अब देखो ये फैक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, SnO2 जो होते हैं ये दोनों, ये एम्फोटेरिक होते हैं, और SiO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं, CO2 एसिडिक होता है, लेकिन CO जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O एंड NO, ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। 13, विच इज करेक्ट अबाउट आयोनेशन पोटेंशियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो देखो आयोनेशन एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, गलत है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इट रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ये भी गलत बात है। इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, ये सही बात है। तो आंसर क्या बना, डी। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए गिवन एनर्जी लेवल द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा क्लोज होगा उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आता है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, तो ये वाला आंसर बनेगा, मतलब सी आंसर बना। 15, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट Z113 इज करेक्ट। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 113 का। तो देखो इसमें कौन सा इनर्ट गैस में लेना पड़ेगा, सबसे लास्ट वाला कौन होता है, तो अपना इनर्ट गैस है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब जो रेडॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 86, और रेडॉन जो है वो 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, मतलब 6p तक खत्म होगा। तो हमें स्टार्ट करना है अब 7s2 से। 7s2 के बाद आएगा 5f, 5f के बाद आएगा 6d, उसके बाद आएगा 7p। अब देखते हैं कहाँ तक एलिमेंट फिल होता है। तो 86 हो गया यहाँ पे 2, 88, यहाँ पे 14, तो 88 प्लस 4 92, 92 प्लस 10 102 तक पहुँच गए। यहाँ पे 10 10 12 तक पहुँच गए, एक यहाँ डाल दो। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें देखते हैं कौन सा ब्लॉक हुआ, तो लास्ट कहाँ पे गया, पी सबसेल में, मतलब इसका ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। जो भी इलेक्ट्रॉन आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सबसेल में जाता है वही आपका ब्लॉक होता है। उसके बाद ग्रुप, तो ग्रुप नंबर कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो इसका ब्लॉक नंबर हो जाएगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 प्लस, इसका वैलेंस कितना 7s2 7p, इन तीन को ऐड, इन दो को ऐड करो तो कितना हुआ 7 10 प्लस 3, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। उसके बाद पूछा है पीरियड नंबर, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 7,
तो पीरियड नंबर इज 7, तो आंसर क्या बनता है? बी। कॉन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड साइज ऑफ cation टू anion रेशियो इज मिनिमम? cation टू अनायन, इस रेशियो को मिनिमम करना है, तो ये रेशियो का वैल्यू कम से कम करना है, मतलब इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए और इसका वैल्यू लार्ज होना चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। तो देखो कटायन यहाँ पे कौन है सबसे छोटा? लिथियम। और अनायन सबसे बड़ा कौन है? आयोडाइड। तो आंसर क्या बना? बी। क्वेश्चन नंबर 17, द सक्सेसिव आयोनेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट आर शोन बिलो। फिर से वही लॉजिक है, हमें एबनॉर्मल गैप देखना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 600 था, 1300 का गैप है अप्रॉक्स। ये 19 से 727 मतलब 800, ये बहुत गैप रहा, गैप दिख रहा है मुझे। एक ही बार में 3000 से ऑलमोस्ट 12,000 पहुंच गया। तो यहाँ पे गैप किसके बाद आया? I3 के बाद आया, मतलब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पहचान लो कहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, और इसमें जो है वो 3s2 3p6 3d3। ये तो गलत ही लिखा हुआ, छोड़ो। इसका आंसर क्या बनेगा? बी। 3p के बाद 4s आना चाहिए था। द फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी ऑफ लिथियम विल बी। अब देखो किससे कंपेयर किया जा रहा है? बेरिलियम से। तो लिथियम के बाद बेरिलियम आता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनेशन एनर्जी बढ़ता है, तो लिथियम से बेरिलियम ज़्यादा होना चाहिए। तो लिखा लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम गलत, लेस देन बेरिलियम सही, इक्वल टू दैट ऑफ सोडियम गलत, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनेशन एनर्जी होता है डिक्रीज होता है। एंड इक्वल टू दैट ऑफ फ्लोरीन, अब इसके लास्ट में जाके फ्लोरीन मिलेगा तब तक तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या बना? बी। लिथियम एंड फ्लोरीन सेम पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। 19, the ionization energy and electron affinity of an elements are 13 and 3.8 electron volt. The electronegativity on the Pauling scale. तो फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। टू डिवाइडेड बाय 2 वाला कॉन्सेप्ट मत करना, वो म्यूलिकन स्केल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया 13 और ये हो गया 3.8 डिवाइडेड बाई 5.6, दैट इज 16.8 बाई 5.6। तो मुझे ये कुछ 6 के आसपास वाला आंसर कितना हो जाएगा भाई? 6 दूना 12, 2.8 का आसपास मुझे आंसर दिखाई दे रहा है इसमें। इसमें 5 या 15 नहीं, इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3 आंसर बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियस ऑफ एन अनायन इज लार्जर देन द दैट ऑफ पेरेंट एटम। बिल्कुल सही बात है, ए माइनस का साइज ए से ज्यादा होता है, तो ये सही लिखा हुआ है। द आयोनेशन एनर्जी इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, इधर जाएंगे तो आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, ये भी सही बात है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये गलत बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉन्डेड एटम, बॉन्ड बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी आएगा, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये बॉन्डेड का, ये इसलिए गलत है, तो करेक्ट क्या होगा? 1 and 2, सो आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? 4s से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ पे होगा? 4p पे खत्म होगा। बीच में कौन आएगा? 3d आएगा, तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 6, मतलब इसमें 18 एलिमेंट होते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। The fourth period is related with filling of 4s and 4p subcells। नहीं, इसके अंदर हम 3d को भी फिल करते हैं, तो दोनों ही क्या होगा? यहाँ पे गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी। इसमें लिखा रिलेटेड फिलिंग ऑफ 4s एंड 4p, साथ में लिखो ना 3d भी फिल करना है, तब जाके सही होता है। 22, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मेटालिक कैरेक्टर का रीजन का जो पैटर्न है कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 1, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही बात है, एंड डिक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही हो गया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो लॉजिक ये है
कि नॉन मेटल्स ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो उसका काम क्या है, लोगों से इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी नॉन मेटल्स का होता है। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बढ़ेगा, बिकॉज मेटालिक घट रहा है मतलब नॉन मेटालिक बढ़ेगा, और इधर में ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, घट जाएगा। तो ये बात भी सही लिखा हुआ है, तो दोनों ही ट्रू है, मतलब 22 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हैज ए स्मॉल फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन होता है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जो स्टेबल होता है। The stability of half-filled subcell is less when compared to that of more than half-filled subcell. क्या फिर से पढ़ते हैं? The stability of half-filled subcell is less when compared to that of more than half-filled. तो more than half-filled मतलब P4, P5 ऐसा कुछ होगा। ये तो गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 1 is true, 2 is false. 23 का सी आंसर होना चाहिए। 24 is electron gain enthalpy becomes less negative as we go down the group. बिल्कुल सही बात है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। ये पैटर्न है। तो लिखा है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लेस नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो एक्सोथर्मिक ही होता है जनरली, ग्रुप 2, 18 एंड नाइट्रोजन को छोड़ के। तो ये सही है। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसने क्या लिखा कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और जब साइज बढ़ेगा तो आपका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका अट्रैक्शन भी चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ और यहाँ पे कंपेयर करूँ, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसने लिखा है साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये बात भी सही लिखा हुआ है। सो दोनों ही सही है। तो 24 का आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 25 फिर से मैं मैच द कॉलम करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये तो गलत है, ऑक्सीजन फ्लोरीन से पीछे होगा। सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेलियम, ऑक्सीजन, गलत बात है। लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, ये सही बात है। बेरिलियम बोरोन से ज्यादा होता है, तो ए का आंसर तो आर बनेगा। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ये सही बात है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, तो पहले नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन, तो साइज ऐसा होना चाहिए। सो बी का आंसर जो होगा वो पी होगा। मेटालिक कैरेक्टर, पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप मेटालिक बढ़ जाएगा और इधर घट जाता है। तो मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, तो सी का आंसर बनता है एस। अब एक ही बचा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो डी का आंसर क्या बन जाएगा, क्यू। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन थोड़ा एक्सेप्शनल है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम होता है, ये याद रखना। और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का सबसे कम होता है। तो क्या आंसर बना, ए का आर कहाँ दिख रहा है, बी में दिखा, बी का पी कहाँ दिखा, बी में दिखा, तो 25 का आंसर बी होगा। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अब देखो सारे ही अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के हैं। यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, यही ऑप्शन है अपने पास। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितना ज़्यादा मेटालिक उतना ज़्यादा बेसिक होने का चांसेस है, उतना एसिडिक होने का चांसेस कम हो जाएगा। मतलब बेरिलियम का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बिकॉज सबसे लेस मेटालिक है, और जो जितना ज़्यादा लेस मेटालिक होगा उसका एसिडिक होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो आंसर इज बी। 27 फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन। देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, उसमें ध्यान रखना है कि जो बोरोन से ज़्यादा बेरिलियम और ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन, बस इसको पकड़ लो। लिथियम बेरिलियम बोरोन, ये गलत हो गया। बेरिलियम बोरोन फिर से गलत हो गया। बोरोन से बेरिलियम, इस सही हो गया, यहाँ पे ये तो सही हो गया। अब आगे जाते हैं तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये दो एक्सेप्शन सेकेंड पीरियड का आपको याद रखना पड़ेगा। बोरोन लेस देन बेरिलियम,
दोनों ही रीजन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन के कारण। 28 आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट मैच। अब मैंने देखो ऑलरेडी एटॉमिक नंबर लिख दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे 101 है तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 1 के लिए अन होता है, 0 के लिए नील होता है और 1 के लिए फिर से अन होगा, लास्ट में ईएम लगाएंगे तो अन नील अन ईएम, सही है। 103 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्रियम, ये भी सही है। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए हेक्स, लास्ट में ईएम, ये भी सही है। यहाँ पे होना चाहिए था अन, अन है, फिर से 1 अन आना चाहिए, अन है, और 0 है तो नील आना चाहिए, यहाँ पे इसने फिर से एक अन लिख दिया, ये गलत हो गया, तो ये गलत नाम है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी। डी मतलब डी के लिए 4, मतलब ये ए ऑप्शन बन रहा है। 29 कॉपर जो है वो एक ट्रांजिशन मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, मतलब ए का 2 कहाँ पे दिखा, ये दिखा और यहाँ भी दिखा। बी का 1 कहाँ दिखा, बी का 1 यहाँ दिखा। सिलिकॉन जो है वो एक मेटलॉइड है, सी का 4 दिखा। और सीरियम जो है वो एक ट्रांजिशन मेटल है, सॉरी सीरियम जो है वो लेंथेनाइड है, सॉरी सीरियम जो है एक लेंथेनाइड है, तो सी का क्या, डी का क्या दिखा, 3 दिखा। सो आंसर क्या बन गया इसका, सी। मैच द कॉलम है, आपको याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो एम्फोटेरिक कौन होगा, फैक्ट बेस्ड है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नॉन मेटल्स के। आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119, तो फिर से नाम क्या होगा, 1 के लिए अन, सब में ही अन लिखा हुआ है, फिर से अन, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ ये गलत हो गया। 9 उसके लिए इन आना चाहिए, तो यहाँ पे इन लिखा हुआ, तो ये आंसर हो गया। और इसके बाद एक और फैक्ट है, इस एलिमेंट को हम इका फ्रांसियम भी बोलते हैं। देखो फ्रांसियम के जस्ट नीचे आएगा, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, मतलब आर्टिफिशियली होगा, इस तरह का कुछ है। तो जो भी नेचर में अभी तक नहीं मिला उनके लिए हम जगह छोड़ रखा है, तो उसके लिए हम इका वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम गैलियम को हम इका सिलिकॉन बोलते थे, तो वैसे ही इसको हम इका फ्रांसियम बोलते हैं 119 को। 32 द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस। अब देखो ऑक्सीजन को अगर मैं O2 माइनस बना दूं तो नोबल गैस बन गया, F को मैं F माइनस बना दूं तो नोबल गैस बन गया, N को मैं N3 माइनस बना दूं तो नोबल गैस बन गया, Na को मैं Na प्लस बना दूं तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो ये सब है क्या, 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसके इसमें अभी थोड़ी देर पहले देखा था, निगेटिव चार्ज ज़्यादा होने से साइज ज़्यादा होता है, तो हमें लार्जेस्ट बनाना है, मतलब निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा चाहिए, मतलब N3 माइनस होना चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा, सी। 33 द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये है, इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डी में जाने चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। 34 द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब देखो क्रोमियम के केस में +3 होता है, बिकॉज ये हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है, हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल। और मैग्नीज के केस में होता है Mn+2 होता है, जो कि 3d5 हाफ फिल्ड D सबसेल करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +3 एंड +2, मतलब आंसर जो होगा वो ए होगा। 35 द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो डी ब्लॉक के केस में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उनका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। पी ब्लॉक का उल्टा, पी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर के एलिमेंट्स में ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन डी ब्लॉक के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे के एलिमेंट्स में ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपके पास क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है, तो इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्रोमियम से ज्यादा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन, तो आंसर क्या बनेगा, बी। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का डिफरेंस है ये एक। 36 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन निकेल कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल इज NiCO4, इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम विल नॉट ऑक्सीडाइज। अब देखो
KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को ऑक्सीडाइज करेगा ना जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है। तो SO4 2 माइनस ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सल्फर ऑलरेडी कहाँ पे है, +6, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बाकी कहीं भी कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो प्लस कितने में है, +3 में है, यहाँ पे -1/3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, तो ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बना, बी। 38 विच आर द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन इज पैरामैग्नेटिक। अब मैंने सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, वो होना भी चाहिए आपको याद। अब देखो सीरियम +4, यहाँ से इसने 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या बचा, जेनॉन। ये तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया सीरियम +4 का, ये हो जाएगा जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट है ल्यूटेटियम 3+, तो वो क्या हटाएगा, 6s2 हटाएगा, 5d1 हटाएगा, मतलब उसके पास बच जाएगा जेनॉन 4f14, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके आगे है टर्बियम, अब वो +2 में है, तो ये क्या बनाएगा, जेनॉन 4f14, मतलब ये भी नहीं है, देखो 4f14 मतलब फुल फील्ड होगा। यूरोपियम 2+, अब ये जो बनाएगा वो बनाएगा जेनॉन 4f7, और इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, तो आंसर क्या बनेगा, डी। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। यूरोपियम का, गैडोलिनियम का, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 39 द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इज डिस्क्राइब टू या ascribe टू। उसका तो फैक्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है, बिकॉज उनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने का कैपेसिटी है, जिसके कारण वो अलग अलग वेरिएबल बैलेंसिंग अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसके कारण वो आसानी से एडजॉर्प्शन कर पाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, डी। बाकी उसको इसका रीजन नहीं है उसका, ये एनसीईआरटी का लाइन है ये। हाउ मेनी लैंथेनाइड्स हैव 4f7 ऑक्यूपेंसी इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। अब देखो यूरोपियम का मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, यहाँ पे यूरोपियम इज जेनॉन 4f7 6s2, ठीक है, यूरोपियम इज जेनॉन 6s2 4f7। तो गैडोलिनियम जो है थोड़ा सा एक्सेप्शनल दिखा था, ये होता है 6s2 4f7, और यहाँ पे एक 5d1 आ जाता है। तो ऐसे दो कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे आपको 4f7 मिलेगा, तो आंसर क्या बनेगा, 2। एज ए फैक्ट याद रखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन KI एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज। तो देखो जब रिएक्शन होता है तो I-2 बनाता है, मतलब -1 से 0 जाता है। तो क्रोमियम डाइक्रोमेट से क्रोमियम सल्फेट बनाता है, मतलब +6 से ये +3 जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, 3। कहीं भी जब K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो वो +3 में कन्वर्ट होता है, बिकॉज उसका +6 स्टेबल स्टेट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, बिकॉज क्रोमियम ऊपर का एलिमेंट है, और ऊपर के एलिमेंट के लिए डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ए। 42 equivalent mass of KMnO4 is equal to 1/3 of its molecular mass when it acts as an oxidizing agent in a neutral medium। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल मीडियम में इसका n फैक्टर 3 होता है, तो मैग्नीज +7 में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn+4 बनाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 इज +7, ये भी सही है, लेकिन ये लाइन से इसको कोई एक्सप्लेन तो नहीं हो पा रहा है। ये बोलना पड़ता है कि उसका n फैक्टर जो है वो 3 है, इसलिए उसका मोलिकुलर मास बाई 3 उसका एक इक्विवेलेंट वेट हुआ। तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। (43) चेंज ऑफ ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 और H+ सॉल्यूशन टू ग्रीन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर। अब देखो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है कि डाइक्रोमेट टेस्ट, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ कलर रिएक्शन करके ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज करता है। देखो क्रोमियम +6 ऑरेंज होता है, और क्रोमियम +3 जो होता है वो ग्रीन होता है, तो ये बात तो सही लिखा हुआ है। और यह लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज एंड कलर ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, बिल्कुल सही बात है। देखो इथाइल अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, और इस रिएक्शन में क्रोमियम +3 में जाएगा तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा, मतलब ये भी सही है। तो दोनों ये स्टेटमेंट सही है, मतलब आंसर क्या बना, ए। 44 ट्रांजिशन मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल सही बात है।
Transition metals having low oxidation states are found when a complex compound has ligand with pi accepting character in addition to sigma bonding. तो हमने पढ़ा था सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, और ये एनसीईआरटी का लाइन है कि ट्रांजिशन मेटल्स के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय दोज लिगेंड विच आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये मेटल की तरफ से डी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोनों ही सही है, मतलब आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हमें मैच द कॉलम करना आयंस का पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स है। मैंने यहाँ कॉन्फिगरेशन सबका लिख दिया है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, मतलब हमें मिलेगा √15, मतलब ए का मिलेगा 4, तो ए का 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है। Fe2+ 3d6, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें मिलेगा √24। तो बी का मिलेगा हमें 3, तो बी का 3 यहाँ पे है। ये आंसर निकल गया, बाकी का आप निकाल लो। यहाँ पे कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब √8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है, मतलब √35 मिल जाएगा। बाकी आप मैच करा सकते हो। सी का 5 हो गया और डी का जो हो गया वो 1 हो गया, तो आंसर क्या बनता है, सी। तो ये सॉल्यूशन था। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर अपना मोल कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।